नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ और विगत 9 वर्षों से वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में आपको सेवा प्रदान कर रहा हूँ। आज के समय में जब हम वास्तुशास्त्र को समझने बैठते हैं, तो हमें शुरुआत से उसको समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहले के समय में हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग ही इन बातों के मूल सिद्धांतों को जानते थे और न्यून या अधिक इसके बारे में जानकारी रखते थे और गृह के बड़ों के संस्कारों से ही हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती थी। क्योंकि अब जानकारी का तारतम्य विराम हो चुका है और जानकारी अब अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में हमें हम अबूझ बने हुए हैं और अपने घरों का निर्माण अपने जीवन के अनुसार या अपने वर्णों के अनुसार या भूमि के अनुसार हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने पूर्व अध्यायों में या पूर्व विषयों में हमने देखा और समझा कि किस प्रकार से एक ब्रह्मांड में, सौर मंडल में वास्तुशास्त्र अपना कार्य करता है और उसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार पृथ्वी पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। फिर जब हम पृथ्वी पर आ जाते हैं तो भूखंड का निर्धारण और शोधन हम किस प्रकार से करते हैं, भूमि का परीक्षण किस किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद हम नगर की ओर आ जाते हैं। एक बड़े विस्तृत ज़मीन में या भूखंड में हम एक छोटा-सा भूखंड लेते हैं, जिसमें पुर, नगर या कॉलोनी हम बनाते हैं। उस नगर के निर्धारण और उसके बाहरी परिवेश और आंतरिक व्यवस्था को समझने के बाद, हम आ जाते हैं आपके वातावरण में। एक तो हमारा घर होता है और उस घर के आस-पास का वातावरण हमको किस प्रकार से प्रभावित करता है। वातावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है वात और दूसरा है आवरण। वात का अर्थ है जो हवाएँ, जो प्रकृति के नियमानुसार आस-पास चल रहा है और दूसरा है आवरण। आवरण का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से आपको ढका हुआ क्षेत्र। तो वात का जो आवरण है उसको वातावरण कहते हैं। तो वातावरण को ही हम जब वस्तुओं के साथ जो आस-पास और भी जो इमारतें हैं, भवन हैं या किसी भी प्रकार के वृक्ष हैं या पड़ोसी के घर हैं, उनको सम्मिश्रित करके, सम्मिलित करके जब हम देखते हैं तो वह परिवेश कहलाता है। तो आपके परिवेश में जो भी जिस भी प्रकार का चल और अचल आवागमन हो रहा है या भवन की स्थिति है, उस प्रकार से आपके घर में और आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कुछ भी वातावरण में कुछ भी शत प्रतिशत स्थिर नहीं है। कुछ भवन स्थिर तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी समय के साथ परिवर्तित होते रहती है। जैसे कि आप किसी भी भवन का रंग-रोगन देखेंगे, 6 महीने बाद जाके देखेंगे तो रंग उखड़ा हुआ है या नए प्रकार से रंग उसमें चढ़ा दिए गए हैं। आप किसी भी वृक्ष को देखेंगे तो एक मौसम आता आता है पतझड़ जिसमें वृक्ष के पत्ते झड़े हुए नज़र आएँगे और दूसरा मौसम आता है सावन का जिसमें वृक्ष आपको अकल्पनीय हरा-भरा नज़र आएगा। तो हर प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आप किसी भी संज्ञा को देखते हैं तो वह परिवर्तनशील है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपका परिवेश है, वह भी परिवर्तनशील है। लेकिन इस परिवर्तनशील आयु में, परिवर्तनशील जीवन में, परिवर्तनशील परिवेश में बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो न्यून या अधिक, कम या ज़्यादा स्थिर हैं। उन स्थिर चीज़ों को या चलते हुए परिवेश को हम शकुन शास्त्र या वास्तुशास्त्र के आधार पे देखकर बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। अब आप अपने आयु के बारे में चर्चा करेंगे, तो जैसे कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं 32 साल 9 महीने और 2 दिन का हूँ। आज तो वह बात सच है, लेकिन कल ही जब हम देखेंगे तो वह 32 साल 9 महीने और 3 दिन का हो जाएगा। इसका मतलब जो कल जो वो सच बोला है, आज वो झूठ बन गया। तो इसी प्रकार सब कुछ जब चलायमान है और परिवर्तनशील है, तो यहाँ झूठ तो झूठ है ही। अगर हम घोड़े को हाथी कहेंगे, घर को मंदिर कहेंगे,
पेड़ को पौधा कहेंगे, वो तो झूठ हो ही जाता है, लेकिन आज जो हम सच बोलते हैं, कल के दिन वो भी झूठ हो जाता है। तो इस परिवर्तनशील जगत में हम वास्तुशास्त्र को किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वातावरण मौसम के अनुसार निर्धारित होता है। तो जिस प्रकार का मौसम बनेगा, उस प्रकार से उसकी वातावरण निर्धारित हो जाएगी। और सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन, जो लगभग 14 जनवरी के दिन स्थिर दिवस के तौर पे आता है, आप गौर करेंगे कि अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिंदी के विक्रम संवत या शक संवत जो कैलेंडर है, जो पंचांग है, उसको जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारी समस्त तिथियां, साल कहाँ पर से शुरू होता है, कहाँ पे अंत होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो साल हमेशा शुरू होता है 1 जनवरी को, जबकि विक्रम संवत के अनुसार चैत्र मास के प्रथम तिथि को हमारा नया वर्ष इस स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो आप गौर करेंगे कि दोनों साल अलग-अलग तिथि से स्टार्ट होते हैं, उसके बावजूद आपका जो 14 जनवरी का तारीख है, उस दिन मकर संक्रांति एक ही दिवस पे पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी सूर्य उगता है पूर्व से और डूबता है पश्चिम को, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन उत्तरायण के समय आपका सूर्य पूर्व की तरफ से निकल के उत्तर की दिशा की तरफ से गमन करते हुए पश्चिम में अस्त हो जाता है। जबकि 21 से 22 जून के बीच कर्क संक्रांति आता है। कर्क संक्रांति को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में एक विचित्र और विस्मय कर देने वाली बात आपको पता चलती है कि उत्तर दिशा की ओर जब सूर्य गमन करता है, तो वह समय होता है गर्मी का, और दक्षिण दिशा की ओर जब सूर्य गमन करता है, तो वह समय होता है हमारे भारतवर्ष में ठंडी का। तो जब आप नैऋत्य कोण में शयन कक्ष बनाते हैं, अभी एक ही वास्तु के अंदर का यानी गृह वास्तु का उदाहरण देके आपको बता रहा हूं कि जब आप नैऋत्य कोण में गृह स्वामी का कमरा बनाते हैं, तो दक्षिण दिशा में ठंडी के मौसम में उसमें गर्मी मिलेगी, और गर्मी के दिनों में जब वो सूर्य उत्तरायण की ओर होगा, तो उसमें विपरीत दिशा के होने के कारण उसमें ठंडी मिलेगी। तो इस प्रकार से नेचुरली वातानुकूलन, नेचुरली आपको एयर कंडीशनिंग यदि वास्तुशास्त्र का पालन करते हैं तो आपको मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि ताप को और जो हमारे जीवन में आने वाली गतिविधियों को वास्तुशास्त्र किस प्रकार से बैलेंस करता है। सबसे पहले हम वातावरण में देखेंगे वृक्षों की व्यवस्था। वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, वे हमें प्राणवायु देते हैं, और कितने उपयोगी हैं आप अच्छे से जानते हैं। वृक्ष की व्यवस्था न केवल छांव देता है, अपितु प्राणवायु और अच्छा वातावरण भी देता है। सभी जानते हैं कि वृक्ष अन्य प्राणियों को भी संरक्षण देता है और जीवित रखता है। वृक्षों से हमें जीवन जीने के लिए बहुत अच्छी ऊर्जा, प्राणवायु तो मिलता ही है, एक अच्छी प्रकार की ऊर्जा मिल पाती है जो हमारे जीवन का संचालन करती है। हम वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन से वृक्ष किस दिशा में होने वाले हैं, होने चाहिए, वो हम देखेंगे। पश्चिम में पीपल का वृक्ष उन्नति कारक होता है और बरगद का वृक्ष राजपीड़ादायक होता है, जबकि उत्तर में पाकड़ का वृक्ष शुभ और गूलर का वृक्ष नेत्र रोग कारक होता है। कांटेदार वृक्ष जैसे कि बबूल और खैर शत्रु भय प्रदान करते हैं। ये सभी वृक्षों का प्रतिफल आपको परिवेश के आधार पर बताया जा रहा है। आपके घर के आसपास जो वृक्ष हैं, वो आपको किस प्रकार के फल दे सकते हैं। वृक्षों की छाया हमारे घर पे नहीं पड़नी चाहिए। वृक्ष हमारे परिवेश में ही शुभ फल प्रदान करते हैं, किंतु जैसे ही हम वृक्ष में ये देखते हैं कि वे उनकी छाया हमारे घर में पड़ रही है, तो वे छाया दोष प्रदान करते हैं। तो एक समुचित स्थान है, आपके बाउंड्री वॉल के आसपास वृक्ष होने चाहिए, और आपके घर के दीवार को छूते हुए वृक्ष नहीं होने चाहिए। दूध वाले वृक्ष जैसे कि आंख के पौधे, कटीले जो वृक्ष होते हैं, वे सभी धन नाश का कारण बनते हैं। फलदार वृक्ष जैसे कि आम और अमरूद हानिकारक संतान की उत्पत्ति प्रदान करते हैं।
ऐसे वृक्षों को घर के पास नहीं रहने देना चाहिए, जिनके कारण इस प्रकार के अशुभ वास्तु के फल मिलते हैं। साथ ही इनकी लकड़ियों से आपको गृह का निर्माण नहीं करना चाहिए। फर्नीचर में इमारती लकड़ियों का ही आप इस्तेमाल करें, और ये फलदार वृक्ष, कटीले वृक्ष या अशुभ फलदायक वृक्षों का, इस प्रकार के वृक्षों का फर्नीचर के निर्माण में कोई जगह नहीं होना चाहिए। किसी भी वृक्ष की छाया भवन में जब पड़ती है, तो वह छाया दोष कहलाती है। छाया दोष से जो घर की ऊर्जा है, वह ऊर्जा निम्न या अधोगामी हो जाती है। तो जितनी ऊर्जा आपको आवश्यक है, जितनी ऊर्जा आपको मिल सकती है, वो बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। पुन्नाग, सुगंधित चंपा का, अशोक का, शमी का, अरिष्ट या रीठा का, कटहल का, साल का जो वृक्ष है, वह शुभ फलदायक होता है। ऐसे वृक्ष आपको आसपास के परिवेश में लगाने चाहिए। जो शमी का पौधा है और अनेक प्रकार के और शुभ वृक्ष होते हैं, वे सभी वास्तु दोषों को भी शांत करने में आपको कभी सभी प्रकार से लाभदायक होते हैं। अब हम देखते हैं कि वातावरण में वृक्षों के अतिरिक्त होते हैं पड़ोसी के घर। तो पड़ोसी के घरों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आप अपने घर का निर्धारण तो कर लेते हैं, लेकिन पड़ोसी के घरों का निर्धारण आप नहीं कर पाते। आप वास्तुशास्त्र में देखते हैं कि भूमि का चयन आप कर सकते हैं, पड़ोसी के घरों के अनुसार आपके घर का चयन कर सकते हैं। मार्ग को देख सकते हैं कि कौन से प्रकार का मार्ग आपके लिए शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मंत्रालय या मंत्री निवास से आपके पड़ोस में अगर आता है, तो वह आपको भय का कारक बनता है और धन नाश का कारण होता है। आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि आपसे ज्यादा वर्चस्ववान व्यक्ति जो अभी सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, यदि वह पड़ोस में है, तो आपसे उसको दबके, वो तो दबके रहेगा नहीं, आपको उनसे दबके रहना पड़ेगा। और जैसे ही आप दबके रहते हैं, तो आपका व्यक्तित्व उससे दब जाता है और आप दबे दबे व्यक्तित्व में जीवन जिएंगे। ठग या चालबाज व्यक्ति का घर यदि पड़ोस में होता है, तो उससे पुत्र हानि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन से सटे मंदिर हों, तो मंदिर की अनियंत्रित ऊर्जा के प्रभाव से मन में उद्विग्नता, यानी मन में उद्वेग पैदा होता है, जिससे आपका मन काफी चंचल हो जाता है और मन सभी प्रकार की चीजों को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर को, हमारे व्यवहार को। तो आपका व्यवहार इससे नियंत्रण में नहीं रहता, क्योंकि मंदिर की ऊर्जा बहुत प्रबल होती है, वहां देव निवास होता है। तो उससे सटा हुआ भवन आपको नहीं बनाना चाहिए। चौराहे में घर हो, तो ऐसा भवन अपयश या बदनामी का कारण होता है। चौराहे की सबसे विस्मय कर देने वाली बात आपको बता रहा हूं मैं। सबसे अधिक ऊर्जा का आवागमन चौराहे में ही होता है, क्योंकि वहां चारों दिशाओं में, चार दिशाओं में ऊर्जा का आगमन होता है और गमन होता है। तो वहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा टिक नहीं पाती। वहां अनेक प्रकार की ऊर्जाएं आती है, जिसको आप जान भी नहीं सकते कि किस प्रकार की ऊर्जाएं वहां से आवागमन कर रही हैं। और किसी भी प्रकार से आप वहां की ऊर्जाओं को क्योंकि जानते ही नहीं हैं, आप उसके फल को कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते। तो वहां रहने से अपयश या बदनामी प्राप्त होती है। चबूतरा या मंच होने से, घर से सटा हुआ या घर के जस्ट आगे चबूतरा या मंच होने से ग्रहों का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ग्रह आपके विपरीत हो सकते हैं और उसका प्रकोप आपके जीवन में उस ग्रह जो विपरीत हुआ है उसके अनुसार दिखाई पड़ सकता है। घर के आसपास बाम्बी हो या बाम्बी हो, जो सांप की बाम्बी होती है या चींटियों की बड़ी बड़ी बाम्बियां होती है, वह अगर हो तो अनायास ही विपत्तियां आती है। विपत्तियां आपको अकारण ही घेर लेंगी। घर की चार दीवारी से लगा हुआ यदि गड्ढा हो, तो प्यास की अधिकता अधिक हो जाती है आपके जीवन में। तो इस प्रकार से वृक्ष की व्यवस्था और पड़ोसी के घरों का फल हम समझते हैं, और इस प्रकार से समझकर हम अपने जो माइक्रो नीश है, आपका जो घर है, उसको सुनियोजित कर सकते हैं। सुनियोजन करके वास्तु अनुसार जब हम घर बनाते हैं, उसमें सबसे पहले जानने वाली बात होती है क्या हानिकारक है,
जिस प्रकार से हम हानि को जब जान जाते हैं, तो हानि रहित रह सकते हैं। उसके बाद जब हम हानि रहित हो जाते हैं, तो उसके बाद ही हम उसमें अच्छे वातावरण, अच्छी ऊर्जाओं का, अच्छी भूमि का, अच्छे निवास स्थान का विन्यास कर सकते हैं, वास्तु विन्यास कर सकते हैं, जो आगे के क्रम में हम इन विषयों को देखेंगे। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से हर प्रकार से एक के बाद एक वास्तुशास्त्र के विषयों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसका आप बहुत अच्छे से अगर ध्यान से देखें और सुनें और समझें, तो लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।